दिल्ली के एमसीडी चुनाव जिस तरह से हुए थे, ठीक उसी तरह से इसके नतीजे भी सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया। स्वागत है आपका रियल एक्सप्रेस में। अब नतीजों पर जाएंगे तो अहम बात रह जाएगी, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। दिल्ली में अपनी झाड़ू से दमखम दिखाने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर इलेक्शन में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल जीत हासिल करने वाली शैली ओबरॉय कौन है, क्या करती हैं, क्यों इस अहम पद के लिए उन्हें चुना गया, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। दिल्ली में साल 2022 में परिसीमन के बाद हुए नगर निगम के चुनाव के लगभग 1.5 महीने बाद 22 फरवरी को मेयर के चुनाव में आप पार्षद शैली ओबरॉय ने जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को हराकर ये जीत हासिल की। शैली को चुनाव में 150 और भाजपा की रेखा गुप्ता को इस चुनाव में 116 वोट मिले। कांग्रेस के 9 पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन बीते 22 फरवरी को मेयर चुनाव शैली ओबरॉय की सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर आए फैसले की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। आपके टिकट पर शैली ओबरॉय ने दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा में वार्ड नंबर 86 से पार्षद का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। बता दें, 40 साल की शैली ओबरॉय पेशे से एक प्रोफेसर है। उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वो पहली बार पार्षद चुनी गई है और पहली ही बार में वो मेयर भी बन गई। चुनाव आयोग के अनुसार शैली ओबरॉय मात्र 269 वोटों से चुनाव जीती थी। उन्होंने पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि शैली इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की। शैली कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं और उन्होंने आईसीए सम्मेलन में स्वर्ण पदक भी जीता है। शैली ओबरॉय की जीत कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज भाजपा को हराया है। जीत के बाद शैली ओबरॉय ने बुलंद आवाज में कहा, मैं यकीन दिलाती हूं कि मैं सदन संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए इसकी सुचारू कार्रवाई चलने में सहयोग करेंगे। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। साल 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थी, जिसके बाद साल 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में, जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। लेकिन इस साल ये महीना केवल 28 दिन का है, जिस वजह से इनसे जुड़े इतिहास के पन्नों को हम एक दिन पहले पलटेंगे। इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी के बाद शुरू हुआ था, जो कि 1977 से 1979 तक रहा। आपको बता दें, पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं जनता दल के थे। इन्होंने 1971 में चल रहे भारत पाक के रिश्तों को सुधारने के लिए शांति का रास्ता तय करने का सोचा। एकमात्र वो भारतीय थे जिन्हें भारत का भारत रत्न एवं पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 में भदेली गांव के वलसाड़ जिले में हुआ था। इनका परिवार ब्राह्मण था, जो अत्यधिक रूढ़िवादी प्रवृत्ति का था। देसाई जी के पिता एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संत भूसार सिंह हाई स्कूल में हुई थी। आगे के कॉलेज की पढ़ाई देसाई जी ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से पूरी की। इनका पारिवारिक जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। इनके 8 भाई बहन थे, जिसमें देसाई जी सबसे बड़े थे। बड़ा परिवार होने के कारण देसाई जी के परिवार को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता था। इन्हीं सब बातों से परेशान देसाई जी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिस बात से देसाई जी बहुत परेशान हुए। ये समय उनके पूरे परिवार के लिए बेहद कठिन था, परंतु वो हालात के आगे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरे। 16 वर्ष की आयु में 1911 में इनका विवाह गुजराबेन से हो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद देसाई ने सिविल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1918 में सिविल सर्विस शुरू कर दी। 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो कार्यरत रहे। विद्यार्थी जीवन में देसाई बहुत ही सामान्य छात्र थे, परंतु इन्हें वाद विवाद प्रतियोगिताओं में महारत हासिल थी। उन्हें
वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। गुजरात में डिप्टी कलेक्टर के पद में कार्य के दौरान देसाई जी महात्मा गांधी जी एवं बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, जिनसे मिलने के बाद वो बहुत उनसे प्रभावित हुए। देसाई जी का स्वभाव बहुत ही अलग था। घर की विकट परिस्थितियों में उन्हें बहुत कठोर बना दिया था। इसका प्रभाव इनकी सरकारी नौकरी पर भी पड़ा और इन्हें कांग्रेस में अड़ियल नेता भी कहा जाता था। 1929 में सरकारी नौकरी को छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1930 में देसाई जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 3 बार वो जेल भी जा चुके हैं। आपको बता दें, सन 1931 में इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम स्थान मिला। इनके कार्य के प्रति लग्न को देखकर उन्हें 1937 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद इन्होंने गुजरात में भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। देसाई जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये राजस्व एवं गृह मंत्री भी रहे। देसाई जी कट्टर गांधीवादी नेता एवं उच्च चरित्र का पालन करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने उस वक्त फिल्मों में होने वाले अभद्र चित्रण का विरोध किया। 1937 में इन्हें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण इन्हें जेल भी भेजा गया, जहां से देसाई जी अक्टूबर 1941 से मुक्त हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देसाई जी 1945 में बाहर आए। बम्बई में सन 1946 में इन्हें करम मंत्री एवं गृह मंत्री बनाया गया। सन 1952 में इन्हें बम्बई का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1952 में बम्बई पर गुजराती एवं 1956 में मराठी भाषा के लोगों ने अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए आंदोलन किया। मुंबई के लोगों द्वारा इस भाषावादी आंदोलन का देसाई जी ने कड़ी निंदा की और इसका विरोध भी जताया। इस वक्त स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जिसे देसाई जी ने 3 दिन में नियंत्रित किया। 14 नवंबर 1946 में वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में मोरारजी देसाई को यूनियन कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 22 मार्च 1957 में इन्हें अर्थव्यवस्था संभाली और मोरारजी देसाई ने इस प्रभावित कार्य प्रणाली के लिए इन्हें दिल्ली बुला लिया। इनके विचारों और पार्टी के विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद जब इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली, तब मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री की जगह मिली। वो इससे नाखुश थे, क्योंकि देसाई जी को लगता था कि इससे ज़्यादा प्राप्त कर सकते थे। इंदिरा गांधी व देसाई जी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ, जिससे देसाई जी की आत्मसम्मान को बेहद गहरा आघात पहुंचा। वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। मोरारजी ने उप प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कटु शब्दों की राजनीति चलने लगी। मोरारजी ने विरोधी पार्टी की कमान संभाली और 1971 में पुनः चुनाव लड़ा। देसाई जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके तहत इंदिरा गांधी को चुनाव से दूर रहने को कहा गया। आपको बता दें, देसाई जी गुजरात के सूरत से लोकसभा चुनाव की सीट के लिए विजयी रहे। इन्हें संसद में जनता पार्टी का लीडर बनाया गया। इसके बाद 1977 के चुनाव के परिणाम स्वरूप जनता पार्टी को बहुमत मिला और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने सत्ता संभाली। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई ने बहुत समझदारी से भारत पाक के रिश्ते सुधारे। साथ ही उन्होंने 1962 में हुई चीन से लड़ाई के बाद उसके साथ भी राजनीतिक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। मोरारजी देसाई ने अपने नेतृत्व में आपातकालीन के दौरान बनाए गए कई कानून को बदला और साथ ही साथ ऐसे कई नियम बनाए जिससे भविष्य में किसी भी सरकार के सामने आपातकालीन की स्थिति पनप ही न सके। देसाई जी प्रधानमंत्री रहकर ज़्यादा दिन भारत देश की सेवा नहीं कर पाए। 1979 में चरण सिंह ने जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई को अपने पद से हटना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया। मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जो 81 की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उनका ये रिकॉर्ड भी अभी तक कायम है, जिसे कोई भी इतने सालों में भी नहीं तोड़ सका। राजनीति छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई मुंबई में रहा करते थे। 10 अप्रैल 1995 को इनका देहांत हो गया। वो तब 99 साल के थे।
राजनेता हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो अपने जाने के बाद भी सियासी गलियारों में गूंजते हुए सुनाई देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारे चैनल रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।